Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aim to Neat. So let me give you a quick introduction for those who doesn't know me. I am Shubhra Sinha, a student of BTech Biotechnology second year, and this is my first lecture on my YouTube channel. In this lecture we are going to talk about the chapter Living World of class 11th NCERT. So let's get started. मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ये क्लास 11th की फ़र्स्ट चैप्टर है और ये एक ऐसी चैप्टर है जो किसी को भी मुश्किल नहीं लगती है, बहुत आसान चैप्टर है। मैं सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रही हूँगी, टॉपिक वाइज कर रही हूँगी, यानी मैं वन शॉट नहीं ले रही हूँ। मैं ऐसे ये है नहीं बहुत बड़ा चैप्टर, ये 2 से 3 वीडियो में बहुत ही अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया तो 2 से 3 वीडियो इस चैप्टर के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है इसको कंप्लीट करने के लिए। बट स्टिल मैं टॉपिक वाइज चलूँगी, इसको वन शॉट में नहीं कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। एंड इसमें मैंने NCERT इंक्लूड कर रखी है। NCERT जो मैंने इंक्लूड करी है वो न्यू NCERT है, दैट इज़ नॉट ओल्ड NCERT। बट हाँ, जैसे न्यू NCERT में बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है, बट मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ओल्ड NCERT में मेंशन है और जिससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन किया है। मतलब नोट्स में अपने मैंने ओल्ड NCERT से भी नोट्स लिखे हैं। और जो न्यू NCERT है वो PDF जो है वो मैंने अभी न्यू NCERT का ही लिया है, लेकिन अगर ओल्ड NCERT के भी डालने की अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वो डाल दूँगी। बट अभी आज मैं सिर्फ न्यू NCERT का PDF लेकर के आई हूँ, लेकिन ओल्ड NCERT से जितनी ज़रूरत है उतनी मैं नोट्स लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, स्लोली चलेंगे। एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अच्छा लगे वीडियो तो। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि ऐसी दुनिया, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में NCERT में ये बताया गया है कि लाइफ सिर्फ वहाँ प्रेजेंट नहीं होती जहाँ हम देख रहे होते हैं, जहाँ सब कुछ बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट है या सब कुछ बहुत ही पीसफुल है, वैसा इन्वायरमेंट है। जैसे कि हर किसी के हिसाब से जैसे रेगुलेशन जो है इन्वायरमेंट का या फिर एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही नेचुरल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे NCERT बताती है कि लाइफ इवन वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है जहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो रहे होते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब है मार्शी एरियाज़, है ना, कीचड़ वाले एरिया में जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइफ होती होगी, तो मार्शी एरियाज़ हो गई। फिर हमारे पास मार्शी एरियाज़ में जो प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। आगे चैप्टर्स में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, ठीक है, हेलोफाइल्स हो गए। थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है। एंड हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, उसको हेलोफाइल्स मतलब ऐसे ऐसे रीजन में जहाँ हम लाइफ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वहाँ पर भी लाइफ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे NCERT में बताती है कि लाइफ जो है एक्सट्रीम हैबिटेट में भी प्रेजेंट होती है। इसका पॉजिटिव का मतलब है ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 2 फीचर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई डिफाइनिंग फ़ीचर हो सकती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकती है। डिफाइनिंग फ़ीचर ऐसी फ़ीचर होती है जो कि लाइफ को डिफ़ाइन कर रही होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा फ़ीचर बताओ जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो लेकिन नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट हो, उसको हम कह देंगे डिफाइनिंग फीचर्स। नाम से पता चल रहा है डिफाइनिंग, यानी ऐसा कोई फीचर जो डिफाइन कर रहा हो किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रोथ लेते हैं, जैसे हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, पर हम ग्रोथ लेते हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के मास में या तो इंक्रीज़ आ जाए, तो हम कहेंगे ना मास इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉडी ग्रो कर रही है, या फिर नंबर में इंक्रीज़ आ जाए, जैसे कि कोई बैक्टीरिया फिजन करता है, ठीक है, या सेल्स डिवाइड करते हैं तो सेल्स नंबर में इंक्रीज़ होते हैं, तो हम कहेंगे ये भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही ग्रोथ का पार्ट है, लेकिन क्या हम इसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम देख सकते हैं, है ना। ग्रोथ तो हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि माउंटेन के अंदर भी हम ग्रोथ देखते हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ एक्यूमुलेट हो रही है, पहले इतनी सी थी, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो ये भी तो एक ग्रोथ है ना। तो ग्रोथ हम नॉन लिविंग में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़रूर है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। डिफाइनिंग फीचर्स याद रखिएगा, सिर्फ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होंगे, नॉन लिविंग में नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे फीचर्स जो कि सिर्फ लाइफ को डिफाइन करते हैं, यानी सिर्फ लिविंग में हो रहे होंगे। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स होंगे जो कि लिविंग में तो हो रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिफाइन करेंगे कि लिविंग है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन से फीचर आ गए, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि हम इतना जानते हैं कि सेल हमने पढ़ा भी है बचपन से कि सेल जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसका क्या मतलब है कि एक इतना मतलब सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी सेल को हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं, सबसे छोटी चीज़ है ये जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी स्ट्रक्चर भी एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो कि पूरे बॉडी को हमारे फंक्शन कर रहा होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर से जब साथ में वर्क करते हैं, जब साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सेल जो है वो बहुत छोटी सी एक पार्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होना ही चाहिए। ऐसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन अभी तक नहीं है जिनके पास सेल ना हो। यानी अगर लिविंग है, हम इतना कह सकते हैं कि अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके पास सेल तो होनी चाहिए, भले वो सिंगल सेल हो यानी यूनिसेल्युलर हो, या फिर मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, सिंगल सेल हो या मल्टी सेलर हो, लेकिन सेल तो होगा। अगर वो लिविंग है तो उसके पास सेल तो होगा ही। जो सिंगल सेल है उनको हम यूनिसेलर कहते थे। यानी इससे हमें पता चलता है कि एक सिंगल सेल भी अगर प्रेजेंट है तो यानी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है और अपनी सारी मेटाबॉलिज्म वो खुद से कर सकता है। अगर कोई सिंगल सेल, एक भी सेल नहीं है तो उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वायरस जो है वो एसेल्युलर होता है, यानी उसके पास कोई सेल नहीं होते। इसीलिए जब वायरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो लिविंग नहीं है। ठीक है, वायरस इज़ नॉन लिविंग। और लेकिन यही जब वायरस हमारे अंदर हमारे बॉडी से इंटरेक्ट करता है, हमें इन्फेक्ट कर देता है, तो वो लिविंग हम उसको कंसिडर करते हैं क्योंकि वो हमारी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। खैर ये सब तो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है। एक सेल के अंदर हमें पता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ व्हाट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मेन एरिना जो है हमारा साइटोप्लाज्म, यानी सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में मेन एरिना यानी मेन अखाड़ा, मेन मिट्टी है जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो साइटोप्लाज्म में होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अगर सेल प्रेजेंट है सब में तो सारे में साइटोप्लाज्म होंगे। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर्स है। एंड कॉन्शियसनेस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, वो सेंस कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, प्लस वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उस इन्वायरमेंट के सेंसिंग के बेसिस पर वो उस इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए बेस्ट ट्राई करता है, तो कॉन्शियस तो वो होते ही है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे फीचर्स होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, बट वो डिफाइन नहीं करते कि अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो, या फिर अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो लिविंग ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ, अभी मैंने बताया, आगे भी बात करेंगे। रिप्रोडक्शन भी, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि इवन इन द केस ऑफ
ह्यूमन के केस में बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो स्टेराइल हो जाते हैं या फिर कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है ना। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकेपेबल है, मतलब कि वो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के, तो इसलिए डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं कर देंगे कि अगर कोई आदमी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है या कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन के केस में होता है। ह्यूमन ही अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ के बारे में सोचते हैं। तो ये होता है लिविंग वर्ल्ड का मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब हम लोग एक एक करके सारी फीचर्स को देखेंगे, जैसे कि जो कि अभी न्यू एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है, बट हम इसको देखेंगे। ग्रोथ, जैसे तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि ग्रोथ हम दो तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमको बताना है, अगर हमें बताना है कि किसी में ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको दो वे में कह सकते हैं। या तो उसके मास में इंक्रीज़ हुआ होगा, या तो उसके मास में इंक्रीमेंट हुआ होगा, या फिर उसके नंबर में इंक्रीमेंट हुआ होगा। जैसे कि कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, वो डिवाइड किया और दो छोटे छोटे सेल्स में इंक्रीज़ किया, फिर ये डिवाइड किया, फिर ये 4 सेल बना लिया, ठीक है, फिर ये डिवाइड किया, तो ऐसे ऐसे करके फिर ये 8 सेल बना लिए, ठीक है, फिर ये 8, तो ये नंबर में इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम ग्रोथ ही कहेंगे, है ना। सिमिलरली इंक्रीज इन नंबर इज़ ऑल्सो ग्रोथ एंड इंक्रीज इन मास। और अगर कोई, जैसे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो कितने छोटे से होते हैं, छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे वो उनमें ग्रोथ होता है, फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होता है तो वो डेवलप करते हैं, तो वो बड़े होते हैं। तो या तो उनका मास में सबसे पहले जब बच्चा हुआ था तो वो 5 kg का हो है, या फिर 2.5 kg का है, 3 kg का है, बाद में वो 50 kg का हो जाता है। तो मास में इंक्रीज़ हो रहा है यानी ग्रोथ हो रहा है, तो इसको भी हम ग्रोथ कहेंगे, और इंक्रीज़ इन नंबर को भी ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, यानी ग्रोथ हम दो वे में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है? क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि माउंटेन, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गई, सैंड ड्यून्स की एक्यूमुलेशन हो गई, तो ऐसे ऐसे करते करते माउंटेन बन गया, बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो गई, तो वो भी ग्रो किया, लेकिन वो लिविंग तो नहीं है ना, इसलिए ग्रोथ को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब एक चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। अब यहाँ पे इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इंक्लूसिव का मतलब है, जैसे कि ग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, ये डिवाइड किया, 2 में चेंज हुआ, ठीक है, डिवाइड करके ब्रेक करके 2 में ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, फिर ये 4 बना लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने कहा कि नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ग्रोथ है, पर क्या आप अगर एक तरह से देखो तो ये फिजन कर रहा है या फिर बडिंग कर रहा है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और ये रिप्रोडक्शन का क्या एक प्रोसेस है कि ये रिप्रोड्यूस करके अपने, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल को बर्थ दिया, फिर ये अब इन सारे डॉटर सेल के लिए पेरेंट सेल बन गया और ये डॉटर सेल बन गए, तो क्या ये रिप्रोडक्शन भी है? ठीक है। एंड सिमिलरली क्या ये सेल डिवीजन भी है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ये सेल फिर 4 सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या ये सेल डिवीजन भी है? तो वही बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, यानी कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है, उनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन ये तीनों ही म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। यानी कि अगर हम ग्रोथ, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम जैसे ग्रोथ कह रहे हैं उसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, वैसे वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं और सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो ये तीनों आपस में इंक्लूसिव है, एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब जैसे कि ह्यूमंस के केस में या फिर किसी भी मैमल्स के केस में हम देख सकते हैं कि हम उनको एक्सक्लूसिव कब कहेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग है, गैमेट फॉर्मेशन एंड ऑल द प्रोसेस जो कि रिप्रोडक्शन की होती है, ग्रोथ की प्रोसेस अलग है, ठीक है। सेल डिवीजन, हमारे सेल्स जो हैं वो अलग डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में
चाहे वो सेल डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, ग्रोथ की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, तीनों आपस में बहुत अलग है। इसलिए हम ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में वो एक्सक्लूसिव है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, उनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ये बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। एनिमल्स के केस में एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, लेकिन हालांकि उनकी जो सेल है वो हमेशा डिवाइड करती रहती है, बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होती रहती है, या फिर कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे हमारा जो है सेल डिवीजन करके हमारी बॉडी जो है न्यू टिश्यू को ले आती है, न्यू स्किन को ले आती है। बट हमारे जो ग्रोथ है वो एक एज तक ही लिमिट होती है, बढ़ते हैं हम एक सर्टेन एज तक है। लेकिन प्लांट्स के केस में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कैसे सेल्स होते हैं? कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था ग्रोथ। सिमिलरली ये, तो इससे हमें क्या पता चला, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो करता ही है, बट ये अगर वो ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफाइनिंग फीचर होगा। ग्रो तो क्योंकि नॉन लिविंग भी करते हैं। सिमिलरली अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये बात है कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो लिविंग है वही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के। तो क्या हम उसको नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे ना, वो तो लिविंग है, फिर भी भले वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट स्टिल दे आर लिविंग। तो इसीलिए हम उन रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते। जैसे फंजाई के केस में अगर हम देखें तो फंजाई का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स जब बनते हैं तो वो फंजाई को रिप्रोड्यूस कराते हैं। फंजाई का रिप्रोडक्शन का मेथड यही है, मिलियंस ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोर्स से कैसे फॉर्म करते हैं ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे होंगे। फिर प्लेनेरिया फ्लैटवर्म जो है वो ट्रू रीजेनरेशन से करता है रिप्रोड्यूस। कैसे? प्लेनेरिया को फ्लैटवर्म भी कहते हैं, एनिमल किंगडम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इसको बहुत सारी इसकी पार्ट्स जो है वो अलग हो जाती है, तो इसके एक हर छोटी छोटी पार्ट, जितनी पार्ट इसकी अलग हुई है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो ये रीजेनरेशन शो करता है। फंजाई, ये इंपॉर्टेंट है, एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन। फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। इससे क्वेश्चन आ सकती है कि इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि अगर जैसे कि ये फंजाई है, ठीक है, तो अब इनका अगर दो फ्रेगमेंट हो जाता है, दो ऐसे फंजाई प्रेजेंट है, अगर इनके फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो ईच फ्रेगमेंट जो है वो कैपेबल है न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने में। बैक्टीरिया एंड एमीबा फिजन करते हैं। फिजन यानी बाइनरी फिजन कर रहे होंगे, मल्टीपल फिजन कर रहे होंगे, तो बैक्टीरिया और एमीबा जो है वो फिजन प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो मेथड है यानी इनका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये लिविंग है तभी कर पा रहे हैं, हर किसी का अलग अलग। ये लिविंग है तभी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल इसको हम डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल वर्कर बीज, जो मधुमक्खियाँ के केस में, बीज के केस में जो वर्कर बीज होती है, जो मेल बीज होते हैं उनको हम ड्रोन कहते हैं, और जो बाकी फीमेल होती हैं वो दो तरह की होती है, एक तो क्वीन होती है, दूसरी वर्कर बीज होती है। तो जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है, लेकिन जो वर्कर बीज होती हैं वो फर्टाइल नहीं होती है, वो स्टेराइल होती है, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट स्टिल दे आर लिविंग। तो ये इनका ड्रॉबैक है कि रिप्रोडक्शन इसलिए डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कहते। म्यूल्स, गधे, मेल के केस में हम गधे को लेते हैं, एंड फीमेल के केस में हम लेते हैं हॉर्स को। फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी को जब हम क्रॉस कराते हैं तो म्यूल्स पैदा होते हैं, म्यूल्स पैदा होता है जो कि स्टेराइल होता है,
म्यूज़ कहते हैं। जब हम डोंकी और हॉर्स को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास म्यूज़ बन करके आते हैं। जो ये म्यूज़ होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी ये अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल दे आर लिविंग। फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल्स भी हैं जो कि इनकैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो वो स्टिल दे आर लिविंग, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट दे आर लिविंग। इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो not the defining feature of living organism but it is the characteristic feature of living organism. Next, metabolism. अभी इसमें देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन occurring in living organism। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, नॉन लिविंग रिएक्शंस होते हैं बट उनके इंटरेक्शन से लिविंग जो प्रोसेसेस है वो हो रही होती है। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सब के सम को हम टोटल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, यानी मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी एक मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन करके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एंड एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाता है, दिस इज़ एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ खाया, अब वो जो हमने खाया है अब वो टूट रहा है बॉडी के अंदर जा कर के, जब उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स में हम ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में एनर्जी लाई करता है, ग्लाइकोलिसिस में हम पढ़ते हैं बेसिकली, कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी लाई करता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए ब्रेक डाउन, बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो दो तरह के वर्ड होते हैं, लेट मी क्लियर दिस जस्ट अ सेकेंड। दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होते हैं इन विट्रो, दूसरे होते हैं इन वीवो। इन विट्रो का क्या मतलब है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दे आर इन विवो, बट अगर वही मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी से बाहर अगर कंडक्ट कराएं, सेम इन्वायरमेंट देकर, आर्टिफिशियल वे में सेम इन्वायरमेंट देकर, जो बॉडी के अंदर जो कंडीशन है जैसे इन्वायरमेंट में है वो अगर हम इसको बाहर प्रोवाइड कर दें आर्टिफिशियली, तो वो इन विट्रो होगा, यानी बॉडी के बाहर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो इन विट्रो है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि इन विट्रो रिएक्शंस होते हैं, यानी जो बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब्स में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इन विट्रो रिएक्शन, वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, यानी वो हम ऐसे रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं जो कि लिविंग है, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे इंटरेक्शन हो रही है लेकिन वो किसी लिविंग प्रोसेस को फॉर्म कर रही है ये नॉन लिविंग, बट इनके इंटरेक्शन से एक लिविंग प्रोसेस हो रही है, तो वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर है। बट इन विट्रो रिएक्शन आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है, वो हम बॉडी का के जैसा उसको कंडीशन बॉडी के बाहर प्रोवाइड कराते हैं और वो रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो एनसीईआरटी में कही गई है। नेक्स्ट जो है वो कॉन्शियसनेस। तो अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो है मैंने बताया कि हर एक सेल्स में हो रही है, क्योंकि हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, कोई ना कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगी तभी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे होंगे, तो ये डिफाइनिंग फीचर, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होगी, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही होगी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होगी, कोई रिएक्शंस नहीं हो रहे होंगे उनके अंदर जो कि लाइफ प्रोसेसेस को इंकरेज करते हैं या एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियस जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके सामने लैम्प है या पेन है आपके हाथ में, तो वो कॉन्शियस नहीं है, आप पेन को उठा करके नीचे फेंक दो, वो रोएगा नहीं बैठ करके, या फिर वो उसको तकलीफ़ नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। तो कॉन्शियस नहीं होते नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग है उनके अंदर ही सिर्फ कॉन्शियसनेस होगा, वेदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, सेंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर सेंसेस दे रिस्पॉन्ड टू इट, यानी जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा होगा वो उसको सेंस करेंगे एंड उसके रिस्पॉन्स में
एंड उसके बिहाफ में वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जैसे टच में नॉट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, टच में नॉट प्लांट को जब भी हम टच करते हैं ना तो वो सिकुड़ जाती है, तो वो रिस्पॉन्स दे रही है अपने इन्वायरमेंट पे। जैसे फोटो पीरियडिज्म हम आगे पढ़ेंगे। फोटो पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल फोटो पीरियड इफेक्ट सीजनल ब्रीडर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको 6 घंटे की, सॉरी वाई आई एम मेकिंग ह्यूमन फोटो, यू नो, जो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको चाहिए होता है, मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि उनको 6 आवर्स की धूप की नीड है, तभी वो फ्लावर करेंगे, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। उनको 6 घंटे धूप चाहिए, यानी अगर 6 घंटे से कम उनको धूप मिलता है तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो ये उनका रिस्पॉन्स है ना, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको मिनिमम सेंस कर पा रहे हैं कि उनको 6 घंटे ही चाहिए। अगर 6 घंटे से हम कम दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड ये कर रहे हैं कि वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म यानी वो अपने इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, वो कॉन्शियस है खुद को लेकर, वो अपनी नीड समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर शेर है और हिरन है, तो शेर हिरन को खाने के लिए दौड़ेगा, पर वो जो हिरन है, वो अलग बात है वो शेर से जीत नहीं पाएगा, या इन किस्मत से वो जीत भी जाता है, तो अगर वो लिविंग है तो वो शेर को देख करके भागेगा ना, रिस्पॉन्ड तो करेगा, भले वो जीते ना जीते, बट शेर को देख करके भागेगा ना, क्योंकि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। तो ये उसके रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट में देखा कि वो खतरे में हुआ तो भाग रहा है, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है कॉन्शियसनेस, ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होती, देयरफॉर इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। एक यहाँ पे चीज़ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ ह्यूमंस के केस में होती है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पेशेंट, मान लेते हैं, एज्यूम करो कि कोई पेशेंट है, वो कोमा में, ठीक है, उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, ब्रेन उसका सही से काम नहीं कर रहा है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आप उसको क्या कहेंगे, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, आप उसको क्या कहेंगे, क्या वो ज़िंदा है या फिर मर चुका है। तो देखो, जो पेशेंट कोमा में है, भले ही उसका ब्रेन डेड हो चुका है, वो सोच समझ नहीं पा रहा है, वो उतना कॉन्शियस नहीं है अपने लाइफ को लेकर के, बट उसके अंदर सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है जिसकी वजह से वो ज़िंदा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। भले ही वो कॉन्शियस नहीं है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रही हैं, इसलिए वो लिविंग कंसिडर किया जाएगा, उनको हम डेथ नहीं बोलेंगे जो पेशेंट कोमा में है, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइंग रिएक्शंस इमर्ज लिविंग फेनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका मतलब काफ़ी है। जैसे मैंने अभी 2-3 बार भी ये चीज़ें आपको बताई कि जो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिकुलर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मॉलिकुलर लेवल पे जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो नॉन लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन है वो नॉन लिविंग रिएक्शन है, बट वो सारे जब नॉन लिविंग रिएक्शन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक लिविंग फेनोमेना को इमर्ज करते हैं, ठीक है। लिविंग फेनोमेना को वो ले करके आते हैं जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो वहीं पे ये कह रहे हैं जो अंडरलाइंग रिएक्शन है, जो कोई भी लिविंग प्रोसेस के अंदर की जो रिएक्शन, मान लेते हैं जैसे डाइजेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन के अगर हम अंडरलाइंग कॉज पे जाएं तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, वो रिएक्शंस भले नॉन लिविंग है, बट वो एक ऐसा प्रोसेस कर पा रहा है जो कि लिविंग प्रोसेस है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अंडरलाइंग रिएक्शन जो होती हैं उनसे ही लिविंग फेनोमेना की जन्म होती है। ये सेंटेंस का ये मतलब था। तो इतना हम समझ गए कि डिफाइनिंग फ़ीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर क्या है, हम कब बोलेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, डिफाइनिंग फ़ीचर क्या होते हैं। डिफाइनिंग फ़ीचर वो फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहे होते। तो इतना सब कुछ समझने के बाद हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद में रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल DNA और RNA, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो खुद से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व होते हैं, वो टाइम के साथ साथ वो इवॉल्व होते हैं। बहुत सारी ऐसे हमारे बॉडी की ऑर्गन्स है जो पहले प्रेजेंट थी लेकिन अब वो वेस्टिजियल है। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, यानी वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, खुद के टेम्परेचर्स को, खुद के चीज़ों को वो रेगुलेट कर सकते हैं। और वो कॉन्शियस होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी।
और अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं तो एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है हमारी, एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी बात, मतलब ये वाली जो टॉपिक्स हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने लिया था। यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ आपको डाइवर्सिटी से, जो मैंने भी दिखाया था डाइवर्सिटी, यहाँ से दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में। बट ये जो पहले के टॉपिक थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर, वो न्यू एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ और आपके पास बुक भी होगी, वो नहीं है। डायरेक्ट डाइवर्सिटी से यहाँ पे शुरू किया गया है, बट ओल्ड एनसीईआरटी में वो चीज़ें हैं और चांसेस भी हैं कि नीट में उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को कवर करवाया आपको। अब पुरानी न्यू एनसीईआरटी में सबसे पहले मैं डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ने से पहले ये वाली चीज़ें कराना चाहूँगी। अर्नेस्ट मेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बातें कही गई है, वो एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात किया गया, बहुत लोग इसे अर्नेस्ट मेयर भी कहते हैं, तो मैं इन्हें अर्नेस्ट मेयर बोल रही हूँ। इनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड जिस ईयर में वो डाई किए थे वो ईयर लिखा हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 100 ईयर्स ज़िंदगी अपनी गुजारे थे। ये साइंटिस्ट के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है कि 20वीं सदी में उनको डार्विन कहा जाता है। अगर इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम डार्विन के बारे में जानेंगे कि डार्विन कौन थे और उनका क्या इवोल्यूशन में उनका कितना बड़ा रोल था। तो इनको 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। और ये उस समय के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। यानी अगर 20th सेंचुरी में अगर 100 साइंटिस्ट थे, 100 सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे, तो उनमें से एक थे हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब। ठीक है, अब इनका एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कि इन्होंने बहुत ही मेजर रोल बायोलॉजी को, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने बायोलॉजी को। इन्होंने बताया था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। इन्होंने, मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, इन्होंने डिफाइन किया था कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को डिफाइन किया था। स्पीशीज़, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को इन्होंने बोला था कि ऐसी स्पीशीज़ जैसे कि अगर हम किसी को ब्रीड कराते हैं, जैसे आपस में किसी भी दो स्पीशीज़ को ब्रीड कराते हैं, मान लेते हैं दिस इज़ स्पीशीज़ 1 एंड दिस इज़ स्पीशीज़ 2, अगर हम इनको आपस में ब्रीड कराते हैं तो जो इनसे जो प्रजनी पैदा होंगी, यानी जो ऑफस्प्रिंग होंगे इनके, वो इनफर्टाइल होंगे। तो इन्होंने बताया था सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म हमारे आगे के जनरेशन में फर्टाइल होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं वो सेम स्पीशीज़ के होंगे। जैसे ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस के साथ ही अगर क्रॉस करेंगे, ब्रीड करेंगे, मेट करेंगे, तभी उनके जो प्रजनी है वो फर्टाइल होंगे, यानी वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था म्यूल का, यहाँ पे हमने बोला कि डोंकी जो है वो हॉर्स के साथ ब्रीड करता है और म्यूल पैदा होता है। इन्होंने ये रीज़न बताई कि म्यूल इसलिए इनफर्टाइल है क्योंकि ये दोनों की स्पीशीज़ अलग थी। तो इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी कि जो सेम स्पीशीज़ है वो आपस में ब्रीड करेंगे तभी उनके बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनको 3 प्राइज़ मिली थी, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से इनको नवाजा गया था, यानी इनको 3 प्राइजेज़ मिली थी। देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में इनको ट्रिपल क्राउन मिला था, यानी इनको 3 प्राइज़ मिला था। वो प्राइज़ कौन कौन से थे? एक तो बाल्जन प्राइज़ था, 1983 में इनको मिला था। एक इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में, एंड एक क्रेफोर्ड प्राइज़ था 1999 में मिला था। और मेयर जो थे वो डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ 2004। ठीक है, तो ये 100 साल में मरे थे, 100 साल में मरे थे, 100 साल इन्होंने ज़िंदगी जी थी। इससे हम याद कर सकते हैं अमॉन्ग दी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, उनमें से ये एक थे। ठीक है, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है,
फिर ये हम लोग जाने कि इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन जो थी, इनका जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है वो इनका ही डेफिनेशन को हम लोग अभी करेंटली एक्सेप्ट करते हैं। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से नवाजा गया था, यानी इनको 3 प्राइजेज़ मिली थी, क्योंकि बाल्जन प्राइज़ है, एक इंटरनेशनल प्राइज़ है एंड एक क्रेफोर्ड प्राइज़ है जो कि 1999 में मिला था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे डाइवर्सिटी पे, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्स, वेरिएशन, काइंड, है ना, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स, ये मतलब होता है डाइवर्स, यानी बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, मान लेते हैं कि हम अभी इतने स्मॉल एरिया में ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस एरिया में हमें मान लेते हैं कि जितनी ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म जो हमें डिफरेंट काइंड्स के मिले वो 10 मिले। एरिया जो हमने लिया था, मान लेते हैं वो 10 मीटर स्क्वायर लिया था, तो उससे हमें 10 मिले। अब अगर हम एरिया बड़ा कर दें, 100 मीटर स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे डिफरेंट तरह के वो 100 मिल सकते हैं, यानी 10 से ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे रेंज या फिर वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ती है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट के केस में अगर हम अपने आसपास देखें, ठीक है, तो गली में देखें या कहीं पर भी, तो हमें कुत्ते मिलेंगे, बिल्लियाँ मिलेंगी, अगर हम अपने आसपास के एरिया में देखें तो हमें ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अगर हम फॉरेस्ट चले जाएं तो वहाँ पे हमें शेर भी मिलेंगे, वहाँ पे हमें गधे भी मिलेंगे, वहाँ पे हमें हिरन भी मिलेंगे एंड वहाँ पे हमें टाइगर भी मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जिराफ मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम एरिया, अपनी ऑब्जर्वेशन की एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ज़्यादा मिलने लगते हैं। अब हमारे करंट बायोडाइवर्सिटी, यानी जो लाइफ की डाइवर्सिटी है अर्थ में, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, तो जो लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ जो अर्थ में अभी करंटली प्रेजेंट है, यानी करंटली प्रेजेंट नहीं है, मतलब जितना हम अभी पता लगा पाएँ, इससे भी कई ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, बट अभी नोन ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरह के, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ अभी हमें इतना ही पता है, ठीक है। तो ये एक डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, इसको याद रखेंगे। अब क्योंकि वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, और सबको हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सबको एक एक ऑर्गेनिज्म करके हम सबको पढ़ें, ठीक है। तो और इतने सारे ऑर्गेनिज्म है और हर जगह की लैंग्वेज अलग है, हर जगह का नेम्स अलग है, कोई किसी को, हम इंडिया में आम को आम कहते हैं, मैंगो को आम कहते हैं, बाहर में वहाँ आम नहीं कहते। तो एक नेमिंग की ज़रूरत पड़ी थी, एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन नेम देने के लिए, कि वो नेमिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस नाम से बुलाए तो हर जगह वो नाम एप्लीकेबल हो, सब समझ पाएँ कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने का एक नीड फील हुआ, ताकि सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल हो। इस नेमिंग के मेथड को, प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करने के कंडीशंस दे रहे हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर की कंडीशंस हैं कि हमें सबसे पहले किसी को भी नाम देना है। अगर हमें किसी का नामकरण करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, हमें उसके डिस्क्राइब करना आना चाहिए। दूसरा कि वो जिस किसी को भी हम जो भी नाम दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम उसे नाम दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि हम किसी के बारे में पता लगा रहे हैं, कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि जैसे हम अगर उसका ये नाम दे दिए तो कल को हम उसको कैसे पहचानेंगे कि यही वही चीज़ है या वही ऑर्गेनिज्म है, उसके फीचर्स को देख करके, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख करके। तो इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब प्लांट्स को नेम करने के लिए एक ICBN है,
ठीक है। एक रूल्स है, ICBN ही ने ही रूल्स बनाया है प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए, स्टैंडर्डाइज नेमिंग के लिए। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए ICBN रूल्स बनाती है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के केस में। यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं, हमें प्लांट्स जो है हमेशा हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है। जैसे प्लांट से हम वुड लेते हैं, प्लांट से हम फ्रूट्स लेते हैं, प्लांट से हम फ्लावर्स लेते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर अस, ठीक है, ये हमारे लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। और ह्यूमंस हमेशा दूसरे को यूज़ ही करते हैं, तो ऑफ लगा है। मतलब इस तरह से बस फॉर याद रखना है कि प्लांट्स के केस में यूज़ होगा, क्योंकि प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत चीज़ें करती हैं। प्लांट्स इज़ यूज़फुल फॉर अस, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्योंकि MCQ में ना ये कंफ्यूज कर देता है फॉर, और कहीं पे भी लिखा होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, या इस केस में लिखा होगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये याद रखेंगे। अब जो साइंटिफिक नेम्स है, यानी जो हमने नोमेनक्लेचर किया, किसी के नेम को स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये क्या इंश्योर करेगा, मतलब अगर हम किसी के नामकरण को, किसी के नाम को स्टैंडर्डाइज कर दिए, तो वो क्या इंश्योर करेगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम मिलना चाहिए, 50 नाम नहीं हो सकता। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म है उसके नाम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, यानी उसका हम साइंटिफिक नेम रख रहे हैं, तो उसका एक ही नाम होगा, उसका अलग अलग नाम नहीं होगा, वो एक ही नाम होगा जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। और वो जो नाम हम रखेंगे वो किसी प्रीवियस नोन ऑर्गेनिज्म में हम यूज़ ना किए हों। यानी अगर हम 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म को डॉग बोल रहे थे पहले, जस्ट एग्जांपल, 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म को अगर हम डॉग बोल रहे हैं, तो कल को हम ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी नाम होगा वो यूनिक होगा हर ऑर्गेनिज्म का, और सिर्फ एक होगा, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम जो है वो इंश्योर करता है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर के मेथड जो है वो हम लोग नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे करते हैं। बाइनोमियल यानी 2 नेम्स, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर, किसी का भी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म का हम जो करते हैं वो बाइनोमियल वे में करते हैं। यानी इसका मतलब है कि नेम्स के 2 कॉम्पोनेंट होंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसे मेरा नाम है शुभ्रा सिन्हा, तो शुभ्रा फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम इज सिन्हा, तो वैसे ही 2 कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ जेनेरिक नेम, यानी अगर मान लेते हैं कि शुभ्रा है वो जेनेरिक नेम है, एंड सिन्हा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। लेट्स नॉट कंफ्यूज, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंगो को, जैसे हम मैंगो जिसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो अब ये जो मैंजीफेरा है ये इसका जेनेरिक नेम है। जेनेरिक नेम का क्या मतलब है? जीनस। ये मैंजीफेरा के जीनस को बताएगा, और इंडिका जो है वो मैंजीफेरा की स्पीशीज़ को बताएगा कि मैंगो जो है वो, मैंगो की स्पीशीज़ क्या है, वो इंडिका है, और मैंगो का जीनस क्या है, वो मैंजीफेरा जीनस से बिलोंग करता है। तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? हमारे कैरलस लिन्नेयस साहब ने दिया था। अब रूल्स नोमेनक्लेचर के नामकरण करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे? जैसे मैंगो का एग्जांपल मैंने लिया, मैंजीफेरा इंडिका। तो सबसे पहला रूल है जो जीनस होंगी, यानी जेनेरिक, हमने अभी पढ़ा था जेनेरिक एपिथेट होते हैं, एक पहला जेनेरिक नेम होता है और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। एक जीनस बताता है, फर्स्ट नेम इज़ जीनस एंड द सेकेंड नेम इज स्पीशीज़। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, पहला रूल, और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम होंगे वो जनरली डिराइव्ड होंगे लैटिन से, या फिर वो लैटिनाइज्ड होने चाहिए। जनरली वो लैटिन के होंगे, यानी उनकी ओरिजिन जो है वो कहीं से भी वो मतलब नहीं है, उनको लैटिनाइज्ड हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर उनको हम लैटिन से ही लेंगे, ठीक है, और उसको हम लिखेंगे इटैलिक्स में। अगर हम उसको हैंड रिटन यानी हाथों से लिख रहे हैं तो दोनों जीनस और स्पीशीज़ जो है वो सेपरेटली हम उसको अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम हैंड रिटन नहीं है तो हम उनको इटैलिक्स में प्रिंट करवाएंगे।
इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, यानी रिटन वो इटैलिक्स में होना चाहिए। और अगर वो इटैलिक्स में रिटन नहीं, हम हाथ से लिख रहे हैं, तो सेपरेटली उसको अंडरलाइन करना है। जो जीनस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीशीज़ का जो पहला लेटर होगा या वो स्मॉल होगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर, जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जब वो हैंड रिटन होगा, और अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो इटैलिक्स में होगा। और जो ऑथर के नेम है, जो ऑथर के नेम यानी जिन्होंने इस ऑर्गेनिज़म का नामकरण किया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, वो उनको हम ऑथर के नेम को हम जीनस और स्पीशीज़ के बाद डिनोट करते हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन, कैरलस लिनेस ने बताया था मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका होगा, उन्होंने ये किया था, तो इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ऑथर जो है उनका नाम हम स्पीशीज़ के बाद लिखते हैं शॉर्ट में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट में, जैसे लिन LINN कैरलस लिनेस को शो करता है। तो ये सारे रूल्स थे। तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अब क्लासिफाई करने की नीड कहाँ से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि अगर बहुत से, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल बैंक, अब बैंक में मान लेते हैं 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैंक में काम एज अ वर्कर वो काम कर रहे हैं किसी बैंक में, ठीक है। तो अब हमें 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में स्टडी करनी है, तो क्या हम एक एक के बारे में स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक एक के बारे में पूरी डिटेल्स लेना, स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यही एम्प्लॉयज़ को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटते, कन्वीनियंट कैटेगरीज़ में, जैसे किसी को हम मैनेजर के कैटेगरी में बांट देते हैं, किसी को हम पीएन के कैटेगरी में बांट देते हैं, किसी को हम कैशियर की कैटेगरी में बांट देते हैं। अगर हम ऐसे किसी कैटेगरी में बांट दें और उनके अगर हम जनरल कैटेगरीज़ को स्टडी कर ले कि मैनेजर है तो उनका ये काम हो सकता है, पीएन है तो उनका ये काम होगा, कैशियर है तो उनका ये काम होगा, तो अगर हम ऐसे उनको कैटेगराइज कर दें तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा उनके हर किसी के बारे में स्टडी करना? क्योंकि हमने क्लासीफाई कर दिया उनको, हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारा उनके ऊपर रिसर्च करना, स्टडी करना वो इजी हो गया। तो क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं। अब हमारे अर्थ पे इतने सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसमें भी अभी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन भी नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे को प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन के लिए कि वो एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली स्टडी कर सके, इसीलिए हम क्लासीफाई करते हैं। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, एक ऐसे कैटेगरीज में बांट देना किसी ऑर्गेनिज्म को जिसके जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है, जो कि कन्वीनियंट है। तो हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर देते हैं एक अलग अलग कैटेगरीज में। जिस कैटेगरीज़ में हम ग्रुप करते हैं, जैसे मैंने अभी बैंक का एग्जांपल दिया था, जिस कैटेगरीज़ में हम ग्रुप करते हैं, तो एक में हम मैनेजर में हमने कैटेगरी बनाया था, एक हमने कैशियर बनाया, एक हमने पीएन बनाया। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम सेपरेटली टैक्सा कहते हैं, हर एक कैटेगरी को टैक्सा कहते हैं। टैक्सा एक वर्ड है जो कि हर एक कैटेगरी या फिर रैंक को कहते हैं। बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने बोला कि एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जिसकी जो दांत हैं वो बहुत शार्प हैं, जॉज जो हैं वो बहुत शार्प हैं, एंड उसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, 2 कान हैं। उसको हमें बांट दिया कि डॉग्स में आ गया। अब डॉग्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे लैब्राडोर है, पमेलियन है, या फिर जो भी ब्रीड्स होते हैं, आई डोंट नो मच, बट वो जितने भी ब्रीड्स हैं उनको हमने एक कैटेगरी में बांट दिया, डॉग्स की कैटेगरी में। अब ये जो कैटेगरी है डॉग्स, अब हम सिर्फ डॉग्स के बारे में पढ़ सकते हैं, और हम उसके वजह से डॉग्स की वजह से सेपरेटली डॉग्स के बारे में पढ़कर हम सारे चीज़ों को सारे ऑर्गेनिज़म के बारे में जो डॉग्स के अंदर लाइक कर रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज़ ही वो क्यों ना हो, लेकिन हम उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उन पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो डॉग है ये एक टैक्सा हो गया। सिमिलरली हर एक टैक्सा डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि अब हम डॉग्स जो है वो मैमल्स में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक टैक्सा का अलग लेवल हो सकता है। जैसे मैमल्स के अंदर हम डॉग्स को पढ़ेंगे, डॉग एक मैमल है, तो मैमल जो है ये भी एक टैक्सा है। अब मैमल के अंदर सारे आ गए, ह्यूमंस आ गए, डॉग्स आ गए, मंकीज़ आ गई, तो ये भी एक टैक्सा है। फिर डॉग आपस अपने में एक टैक्सा है, क्योंकि डॉग्स के अंदर बहुत सारे, ह्यूमंस में भी, ह्यूमन खुद में होमो सेपियंस एक टैक्सा है, मंकीज़ एक टैक्सा है। तो ये सारे टैक्सा जो हैं वो अपने अपने डिफरेंट लेवल पे एक अपना रैंक होता है, एक अपना यूनिट होता है,
ठीक है। तो जो कैटेगरीज होते हैं उनको हम टैक्सा कहते हैं, कोई भी कैटेगरी है उनको हम टैक्सा कहते हैं। बस ऐसे याद रखोगे, जो क्लासिफिकेशन में हम जो ब्रांचेस बनाते हैं, कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम टैक्सा कहते हैं। और जो इस प्रोसेस टैक्सा जो कैटेगरीज में डिफ़ाइन करने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में कुछ नहीं जाना है, टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? कैरेक्टर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अभी हम उनके बेसिस पे कर रहे हैं। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न डिवीज़न जो हम टैक्सा में कर रहे हैं, अलग अलग टैक्सा में हम जो डिवाइड कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे है? अब आजकल मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, यानी बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं, अंदर से उनका प्रोसेस कैसा है, उस बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स के स्ट्रक्चर पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस उनकी अलग अलग है, जैसे कि बहुत लोगों का मतलब बहुत सारे और हर ऑर्गेनिज्म का अपना डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, अपना अलग होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, उस बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी इकोलॉजी से वो कैसे रिलेटेड है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, तो उस बेसिस पर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी कि हम आज के ज़माने में कैसे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, तो इन सब जो ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं, इन सब के बेसिस पर हम उनको डिवाइड कर होते हैं, बांट रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है CICM। ठीक है, ये सारे जो हैं ये शॉर्ट में लिखा है। C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग टैक्सा में एक ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी हमें करना है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को हमें कैरेक्टराइजेशन करना होगा, यानी उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। सबसे बहुत जनरल सी चीज़ है, इसको रटना नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म को मान लेते हैं हमें टैक्सोनॉमी करना है, तो उसकी क्लासिफिकेशन करनी है कि वो किस टैक्सा के अंदर जाएगा, मैमल्स है, क्या है, कौन सी चीज़ है, उसको हम किस टैक्सा के अंदर डालें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले यानी हमको उसका कैरेक्टर्स देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम उस कैरेक्टर्स का लिस्ट बना लिए, तो अब हम उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अच्छा, अगर इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक पूँछ है, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अरे ये तो डॉग के अंदर आएगा या फिर मैमल्स के अंदर आएगा, जो भी है। आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टराइजेशन के बाद, ऑब्वियस सी बात है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको डिफरेंट टैक्सा में। आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डॉग है, अब वो डॉग क्या है, मैमल है, तो उसको हम क्लासीफाई कर दिए डिफरेंट टैक्सा में। एंड लास्टली हम उसका फिर नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं कि अब जब हमने उसको टैक्सा में डिफ़ाइन कर दिया है तो अब हम उसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये था यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, एनसीईआरटी में मेंशन था कि जो सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन होती थी, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, जब से ज़िंदगी शुरू हुई है तब से किसी न किसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती रहती थी। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, यानी जो पहले हम क्लासिफिकेशन करते थे, जो ह्यूमंस पहले क्लासिफिकेशन करते थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यूजेस के बेसिस पे करते थे। यानी कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म को हम फूड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको फूड की कैटेगरी में हमने क्लासीफाई कर दिया। किसी को हम अपने क्लोथिंग के चीज़ों के लिए यूज़ करें तो उसको हम अलग कैटेगरी में बांट दिए। किसी चीज़ को हम किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी ऑर्गेनिज्म के बोन्स को या क्लॉस को, जॉस को हम वीपन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में बांट दिए। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड ऑन दी यूजेस थी। ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ें हैं वो है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से ओरिजिनेट हुआ है। सिस्टमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टमैटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड सिस्टमा से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। सिस्टमैटिक एक ऐसा ब्रांच है जो उनकी डील करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, उनके डाइवर्सिटी से और उनके रिलेशनशिप से, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो इंटरेक्शन है उनके बेसिस पे। तो सिस्टमैटिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि डील करता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी जो अर्थ में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनसे डील करता है।
उन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनसे डील करता है। और फिर वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे डील करता है। सिस्टमैटिक्स किससे डील करता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट हैं अर्थ में, उनकी डिफरेंसेस जो कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, और इन डिफरेंसेस के बावजूद वो आपस में कैसे रिलेशनशिप बना रहे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट उनका रिलेशनशिप है, जैसे कि शेर और हिरन के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप है, या फिर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप उनके बीच में कैसा है, वो हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है वो बाद में इनके बेसिस पर हो गया। इनके बेसिस यानी आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम फॉर नॉमेनक्लेचर, सी फॉर क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी अगर हम सिस्टमैटिक्स जो है वो हम बाद में सिस्टमैटिक्स को इस बेसिस पे डिफाइन करने लगे, यानी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर नॉमेनक्लेट किया, एंड देन फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, एंड फिर हम समझ पाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे कैरोलस लिनेयस ने अपना एक बुक पब्लिश किया था, जिस बुक का उन्होंने पब्लिकेशन टाइटल लिखा था सिस्टमा नेचुरे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी रिव्यू दे देती हूँ। वैसे तो मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, बट स्टिल मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे बताया है कि जो लाइफ है उनके 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर हम किसी को लिविंग कंसिडर कर रहे हैं तो 2 क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में जो आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो ये आता है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग। मतलब लिविंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग में नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लिविंग कह रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या यूनिक चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम सोचते हैं तो वो ये आता है कि ज़िंदगी का क्या पर्पस है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या अपोजिट है जो कि नॉन लिविंग में नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि एरिया को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी भी हमारी इंक्रीज़ कर रही है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज़ कर रही है। फिर जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं आज जो हम जानते हैं नोन है, यानी जो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो आज अर्थ पे नोन है वो 1.7 to 1.8 बिलियन के बीच में है, मिलियन के बीच में है सॉरी। पर वो ये नोन है। अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है, बट ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो स्पीशीज़ है जिनके बारे में अभी हम जानते हैं। और ये इतने सारे के बारे में अभी हम जान गए कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ में प्रेजेंट है, जिसको हम जानते हैं, जो कि डाइवर्स हैं। ठीक है, ऐसी लाइफ है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो ऐसे लाइफ्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बात करें, और क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म हैं और वर्ल्ड में हर ऑर्गेनिज़म का अपना अलग नाम है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी नीड हो जाती है ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज़म को एक नाम से जान पाए। कहीं भी हम चले जाएं तो वो नाम जो है उसके लिए कॉमन हो, इसलिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ताकि उसके नाम को हम स्टैंडर्डाइज़ कर सकें। इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके नामकरण की जो कंडीशन है वो ये है कि जो नाम है वो करेक्टली डिस्क्राइब होना चाहिए उसके बेसिस पे, एंड जो नाम हम दे रहे हैं वो किस ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और सच दैट, और हम नामकरण क्यों करें, नॉमेनक्लेचर क्यों करें, ताकि ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसका जो ऑल ओवर द बायोलॉजिस्ट जो हैं जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है उनके द्वारा ये एक्सेप्टेबल हो, सब जानते हो इस नाम का मतलब, यानी हम किस ऑर्गेनिज्म को रेफ़र कर रहे हैं। प्लांट्स के केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स के केस में जो नॉमेनक्लेचर है वो हम ICBN के थ्रू करते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के केस में ICZN से करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ये जो नॉमेनक्लेचर है ये इंश्योर करता है कि ये नाम जो है वो किसी भी नोन स्पीशीज़ के नाम में हम यूज़ ना किए हों, पहले से वो नाम यूज़ ना हुआ हो किसी भी नोन स्पीशीज़ में। नाम हमेशा हर ऑर्गेनिज्म का यूनिक होना चाहिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू हम नोमेनक्लेचर करते हैं। 2 कंपोनेंट होता है, बाई मीन्स 2, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। 2 कंपोनेंट होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, पहला नाम जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब इस प्रोसेस को क्योंकि 2 नाम हैं, 2 जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई मीन्स 2। ठीक है, ये कैरोलस लिनेयस ने दिया था। मैंगो का एग्जाम्पल या मैंजीफेरा इंडिका,
ठीक है। जैसे मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज़ है। यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन में होने चाहिए, इटैलिक्स में लिखे जाना चाहिए। अगर वो ओरिजिन उनका लैटिन नहीं भी है तो भी हम उसको लैटिनाइज्ड करेंगे अगर उनका ओरिजिन नहीं है तो, और अगर उनका ओरिजिन है तो उनको हम लैटिन से डिराइव करेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में जीनस, सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट होगी। बोथ द वर्ड्स जो होगी वो हैंड रिटन, अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर हम प्रिंट कराते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगी, और जो कि इटैलिक्स में प्रिंट होने का मतलब है वो उसके लैटिन ओरिजिन को शो करेगी। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस में वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी, स्पेसिफिक की स्मॉल लेटर से शुरू होगी, और जो ऑथर का नाम है वो लास्ट में हम लिखते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में, ताकि हम उसके जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकें। और जो हम डिवीज़न करते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में उसको हम टैक्सा कहते हैं, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट टैक्सा में बांटते हैं। टैक्सोनॉमी हम कैसे करते हैं? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बेसिस पर, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। ये हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें कि आज हम टैक्सोनॉमी कैसे कर रहे होते हैं, तो इन सब के बेसिस पर। ठीक है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हम ये सारी कंडीशंस को लेते हैं। तो इसीलिए कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी हमें करना है तो बेसिस क्या, सबसे पहले कैरेक्टराइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, एंड देन फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूजर्स के बेसिस पर होती थी। फिर यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, यहाँ पे बोला गया ह्यूमन सिर्फ ऑर्गेनिज़म, अलग अलग ऑर्गेनिज़म में पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बहुत पहले से सिर्फ अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में नहीं लेते थे, या फिर उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसमें भी इंटरेस्ट लेते थे। और इसी चीज़ को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म जो प्रेजेंट है, उनकी डाइवर्सिटीज़ जो प्रेजेंट है, उनके अलावा जो आपस में उनका रिलेशनशिप है और उन ऑर्गेनिज़म का आपस में, उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से बना है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और लिनेयस ने अपना एक बुक पब्लिश किया था जिसका टाइटल था, उन्होंने रखा था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप था वो बाद में बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया था, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करते थे, कि पहले हम आइडेंटिफाई करते थे फिर नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को लेते थे। और सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम ऑर्गेनिज्म का इंक्लूड कराते हैं, कि जैसे हम उनके बीच का अगर हम इंटरेक्शन जानना चाह रहे हैं कि उनके बीच में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हमें उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी पहले जो हुई है प्रीवियसली वो कैसे थे, उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई है, वो सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम यहाँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से शुरू करेंगे, एंड मुझे लगता है मिनिमम 1 से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी ये चैप्टर। तो प्लीज़ गाइज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं, और अगर मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गिव मी सजेशंस। और मैंने अपना बेस्ट दिया आप लोगों को समझाने का। तो गाइज़ अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।